तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश अप किया था और सो कॉल्ड डिफरेंसेस पढ़े थे बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। व्हाट इट क्लियर? तो इन डिफरेंसेस को एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। सेफ्टी की जहां तक बात है चिल्ड्रन, कैपिटल मार्केट में सेफ्टी इज लेस एंड मनी मार्केट में सो कॉल्ड सेफ्टी इज मोर। क्यों सर? आप किसी को 10 दिन का उधार दीजिए और किसी को 10 साल का उधार दीजिए, तो उसके भागने के चांसेस कब ज्यादा होंगे? 10 साल का उधार जवाब देंगे तब उसके भागने के चांसेस ज्यादा है। 10 दिन में तो नियर ड्यूरेशन में पता लग ही जाएगा कि भागा कि नहीं भागा। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट ज्यादा नुकसानदायक होता है इन कंपैरिजन विद शॉर्ट टर्म। नहीं समझ में आई बात? बैंक ने किसी को 5 साल का लोन दे दिया, अब बैंक एक्सपेक्ट करेगा कि 5 साल बाद वो इंसान इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट करे। 5 साल में भागने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बैंक ने किसी को 1 वीक का लोन दिया, भाई 1 वीक में भागने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया? तो ये जो माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसे एंड ऑल दैट, ये जो फ्रॉड करते हैं, क्या ये वनडे के फ्रॉड होते हैं? नो, इट इज ईयर आफ्टर ईयर। 4-5 साल में इतने पैसे का फ्रॉड कर पाते हैं लोग। लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी इज वेरी लेस। अगेन एज आई सेड, आप कंपनी से शेयर खरीदिए, जीवन में कंपनी कभी पैसे आपको वापस नहीं करेगी। और अगर आपने डिबेंचर्स भी इशू किए चिल्ड्रन किसी को भी, अपने इन्वेस्टर को, तो आप उसका पैसा वापस कब दोगे? आफ्टर 5, 7, 10 ईयर्स ओनली। बट मनी मार्केट में मैक्सिमम 365 डेज के बाद पैसा वापस आ ही जाएगा। और सर मान लीजिए उसके बाद होता है तो देन इट इज नॉट अ मनी मार्केट, इट इज कैपिटल मार्केट। तो जो भी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, व्हेन दे आर टेकिंग मनी बाय गिविंग दीज डॉक्यूमेंट्स, दे हैव टू स्पेसिफाई कि पैसा वापस कब होगा। और अगर उस टाइम में पैसा वापस नहीं हुआ तो दे हैव टू फेस स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टी एज सच। व्हाट इट? क्योंकि आपका पैसा मेजॉरिटी ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, पैसा जाता गवर्नमेंट के पास ही है, तो वहां से रीपेमेंट का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैपिटल मार्केट में वी डील इन शेयर्स, डिबेंचर्स, तो शेयर्स का पैसा तो नेवर विल कम बैक। सिर्फ कंपनी जब वाइंड अप होगी, कंपनी के पास इतनी असेट्स आ गई कि कंपनी अपने डिबेंचर्स और लोन्स को पे करने के बाद कुछ सरप्लस बचा पाई, तो आपके शेयर्स का पैसा वापस होगा, एल्स कभी नहीं होगा। आप स्टॉक मार्केट में उसको बेचते रहिए। ड्यूरेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, एंड हियर इट इज लेस देन 1 ईयर। एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरली कैपिटल मार्केट में हाई होते हैं, बट मनी मार्केट में रिटर्न्स आर लेस। कोई नई कंपनी है, हो सकता है स्टार्टिंग 3 सालों कोई डिविडेंड दे ही ना, बट मनी मार्केट में 6 to 8% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं। और ये जो यहाँ पे है बच्चों यूनिट वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू मेनी अ टाइम्स 10 रुपी, 100 रुपी इस तरह की होती है, बट जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये 10 और 100 रुपए के नहीं होते हैं, 10,000, 25,000, ये हाई वैल्यू बॉन्ड्स होते हैं। एंड इन मेनी केसेस मनी मार्केट में हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेशन भी अलाउड नहीं है। ओनली कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर सर? व्हाई सो? बिकॉज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लार्ज। गॉट इट? पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं कैपिटल मार्केट में? इट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सब। एंड मनी मार्केट में सबसे पहले क्या लिखा है चिल्ड्रन? आरबीआई। आरबीआई। सर आरबीआई कैसे पार्टिसिपेट करेगा? गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स कौन बेचेगा? मैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स कौन बेचेगा? आरबीआई। तो आरबीआई इज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जैसे आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस करते हैं, तो गवर्नमेंट का पेरेंट फाइनेंशियल मैटर्स में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाइए, कमर्शियल बैंक को आप 20,000 रुपए दे दीजिए, वो एक बॉन्ड आपको दे देगा। और कमर्शियल बैंक के पैसा कहां भेज देगा? आरबीआई के पास। इज दैट अंडरस्टूड? सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए बच्चों? प्लीज कॉपी देम, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड बिल इज बेसिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप क्लास 11th में बिल रिसीवेबल और पेबल नाम से पढ़ते थे। कॉल मनी इज जब दो बैंक्स को आपस में पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर शॉर्ट पीरियड, दे गिव एंड टेक मनी। जब सरकारी खजाने में कमी आ जाती है तो गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है। कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझना आपके लिए आसान होगा। सबको ये पता है बैंक का एफडी क्या होता है, isn't it? आप बैंक में 50,000, 10,000, 1 लाख, स्वाद अनुसार, हैसियत अनुसार दीजिए, बैंक आपको एक एफडी सर्टिफिकेट देता है। अगर वो एफडी सर्टिफिकेट स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह ट्रेड होने लग जाए बच्चों, तब आप उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इंडिया में अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप अपनी एफडी किसी को भी स्टॉक मार्केट में बेच पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? बिकॉज ऐसा क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए। इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो बैंक में एफडी करवाते हैं बच्चों, दे प्रेफर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू दे प्रेफर? फिक्स्ड रेट। कि बैंक अगर 7.25% इंटरेस्ट दे रहा है तो भैया हमारा पक्का कर दो। अगर आप फ्लोटिंग रेट की एफडी बनवाते हैं
तो भाई फायदा भी है नुकसान भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यू विल गेट मोर, घटेगा यू विल लूज बेसिकली। तो जब इंडिया में ज्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट की एफडी बनवाने लग जाएं, तभी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज खरीदी और बेची तभी जाती है जब उसमें एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट हो। फिक्स्ड रेट की एफडी है 7.25% वाली, तो उतना ही मिलना, उससे ज्यादा तो मिलना ही नहीं है। तो आपने एफडी कराई, मैं भी जाके बैंक में करा लूंगा, मैं आपसे क्यों खरीदूंगा। बट अगर मेरे को लग रहा है कि आपने 7.2% की एफडी बैंक से ली है और वो फ्लोटिंग रेट पे है, किस पे, फ्लोटिंग रेट, कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ाता है तो आपकी एफडी का रेट बढ़ जाएगा। अब मेरे को क्या लग रहा है कि आपने फ्लोटिंग रेट की एफडी ली है, ये 8.5% तक भी इंटरेस्ट जा सकता है, बट बैंक इस समय 6.5 से ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो मैं स्टॉक मार्केट में आपके आपसे खरीदूंगा। बट जब मेरे को पता है कि एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, क्या मैं खरीदूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपने कार खरीदी विद द एंटिसिपेशन कि भाई 4-5 साल 10 साल चलाएंगे, मार्केट में बेच देंगे। बट अगर आप कार खरीदें एंड रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेज ये गाड़ी आप सेकेंड हैंड बेच नहीं सकते, आई रिपीट, ये आप बेच नहीं सकते, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगा है, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे? नो। तो जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसमें कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती है, जिसमें प्रॉफिट लॉस का एलिमेंट नहीं होता, हम उसकी बाइंग सेलिंग कभी भी नहीं करते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का, कंफर्म, समझ में आ गया? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंडिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते। ये उसी दिन होंगे जिस दिन ढेर सारे लोग बैंक में जाएं और बैंक में कौन सी वाली फिक्स डिपॉजिट करवाएं? फ्लोटिंग रेट वाली। तो आपने 7.15% की फ्लोटिंग एफडी ले ली, अगले 3 महीने तो 7.15 मिलेगा। फिर जब आरबीआई रिव्यू करेगा हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट, पहली बार अप्रैल में हुआ, फिर जुलाई में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, अब 1 जनवरी को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से रिव्यू होगा। काफी लोगों को इंडिया में लग रहा है कि डिपॉजिट एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.9% तक जा सकता है। तो ये जो जील है, ये जो अट्रैक्शन है, वो ट्रेड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। बट व्हेन पीपल नो 7.15 will remain 7.15, they are not going to buy it from you, वो डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा जमा करा के अपनी एफडी करवा लेंगे। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो एक बहुत बड़ा सा गांव था, बहुत ढेर सारी हजारों लाखों एकड़ जमीन थी। मैंने उस जमीन को खरीदा और 5000 प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो मेरी उम्मीद है कि ये 5000 प्लॉट्स 2 साल में बिक जाएंगे। तो टेक इट फॉर ग्रांटेड चिल्ड्रन, विद इन 2 years मेरे से जो भी प्लॉट खरीदेगा उसको बाजार में अच्छी रीसेल वैल्यू कभी मिलेगी नहीं 2 साल तक। क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? ऐसा क्यों? 5000 प्लॉट्स हैं, 2 साल तक मेरी उम्मीद है मैं इनको बेच लूंगा। अगर आपने ये प्लॉट मेरे खरीदने से 2 महीने बाद मेरे से खरीद लिया, तो अगले 2 साल तक आप तो प्रॉफिट में कभी अपना प्लॉट बेच ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? मेरे पास इतना स्टॉक है, आप जब मेरे से खरीदोगे तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, एडवोकेट को एक्सपेंसेस दोगे, डर है आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी सीज ना कर ले, आपने वॉल भी बनवा दी, तो पता लगा 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपने 2-2.5 लाख तो और खर्च कर दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की 12.5 लाख की हो गई। अब जिसको आप आगे बेचोगे 12.5 लाख से ऊपर ही बेचोगे। आपसे वो पूछने आएगा भाई जमीन कितने की है, आपने कहा 12.5 लाख की। अच्छा, सौरभ सर से पूछते हैं कितने की है, 10.5 लाख की। वो किससे खरीदेगा? मेरे से खरीदेगा। इसीलिए रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म में गेन आपको नहीं होता, क्योंकि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स तैयार हैं। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स तैयार हैं। गॉट इट क्लियर? यस, आफ्टर 2-3 years जब मैं अपनी ये एलोकेटेड प्रॉपर्टी सबको बेच लूंगा, तब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो आपको भी गेन होगा, क्योंकि तब सबकी प्राइसेस मेरी प्राइस से आपकी प्राइस के बराबर हो चुकी है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? ब्लैक में मूवी का टिकट कब बिकता है? जब डिमांड ज्यादा हो। गॉट इट क्लियर? जब मूवी ढेर सारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, क्या ब्लैक में कोई टिकट खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको डुप्लीकेट जूता मैन्युफैक्चर करना होगा बच्चों, रीबॉक, नाइकी, एडिडास करेंगे या कैंपस? रीबॉक, एडिडास, नाइकी, कैंपस तो खुद ही मिंत्रा पे 400 रुपए का मिलता है 1000 वाला जूता, क्या उसका कोई डुप्लीकेट बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो ये बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि भाई ये फिक्स डिपॉजिट है, मैं बैंक गया, मैंने बैंक को 50,000 रुपए दिए, बैंक ने सर्टिफिकेट मेरे को दे दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और अगर मैं दानवीर कर्ण हूं तो किसी भिखारी को डोनेट भी कर दूंगा, या किसी खानदानी भिखारी को। गॉट इट? अब ये कागज का टुकड़ा एंटेल्स मी, एंटाइटल्स मी टू गेट इंटरेस्ट ऑफ 7.2, गेट इंटरेस्ट ऑफ, और ये 5 साल बाद मेरे को बैंक पैसा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 है। कितना है? मैं आपको दे दूंगा, आपसे पैसा ले लूं तो आपको भी 7.2 ही मिलेगा।
तो आप कहेंगे जब बैंक 7.2 पे एफडी कर रहा है तो हम भी जाके बैंक में ही कराते हैं, क्यों हम सर से खरीदे। बट अगर ये एफडी फ्लोटिंग रेट की है, चल रहा है, आज 7.2 है, कल को 7.9 भी हो सकता है, 8.4 भी हो सकता है, 9.3 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब इसमें स्पेक्यूलेशन का एलिमेंट आता है, तब इसमें फ्लक्चुएशन आता है। तो स्टेबलाइजर बाजार में कब बिकता है? जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्टेबलाइजर कंपनी घूस खिलाए कि डेली शाम को 3 घंटा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मारो दनादन, जब अप्लायंसेस खराब होंगे लोग हमारा सामान खरीदेंगे। समझ में आ गया? मान लीजिए हमारे महामहिम पांडे जी ने सो कॉल्ड एक फैक्ट्री लगा ली इन्वर्टर की और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को घूस देनी चालू कर दी, 8-8 घंटा बत्ती गोल रखो ताकि हमारे सो कॉल्ड इन्वर्टर्स स्टेबलाइजर्स बिके बेसिकली, और नहीं तो नहीं बिकेंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है लखनऊ में माइक्रोटेक इन्वर्टर्स का, लाइट जाती पूरे शहर में बहुत खुश होता है, भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाता है। समझ में आई बात की नहीं? क्यों? लाइट जाएगी तो डिमांड इन्वर्टर्स की बढ़ जाएगी। तो बच्चों समझ गए व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? वो एफडी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो, क्या बोलते हैं उसको? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आज अगर बैंक इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में 5-7 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, कुल मिला के 200 लोगों ने बैंक से ऐसी एफडी ले ली जो फ्लोटिंग रेट वाली है। लोग ही इतने कम हैं कि ट्रेड नहीं हो सकता, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं आएगा बेसिकली। तो इसलिए इंडिया में चिल्ड्रन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज ऑफ नाउ तो नहीं चलता है। व्हाट इट, सेबी का अप्रूवल है, चला सकते हैं, बट अभी इतना होता नहीं है। समझे बात को? पक्का? चलिए, सो व्हाट इज कॉल मनी? सो कॉल्ड ये पैसा जनरली बैंक्स यूज करते हैं जब बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज होती है। आई टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। रेडी एवरीबॉडी? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज चिल्ड्रन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट आया। कितना? 100 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इन्हें 2 तरह का डिपॉजिट रखना है। वन इज कैश रिजर्व रेशियो, अदर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे एलआरआर भी बोलते हैं, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। मान लेते हैं 5% का सीआरआर है और 20% का एसएलआर है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको सीआरआर 4.5 नजर आएगा, एसएलआर 18% नजर आएगा। व्हाट आरबीआई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम, कि बैंक को कितना पैसा होल्ड करके रखना है ताकि डिपॉजिटर्स जिन्होंने 100 करोड़ जमा कराया है, आरबीआई ने रिसर्च किया और अज्यूम किया कि 5% लोग अपना पैसा लेने आएंगे, 95% पीपल वोंट कम। तो बैंक के पास 100 करोड़ में 95 करोड़ रुपए तो ऐसा है जो शायद ही कभी कोई लोग निकालने आए, तो बैंक इस 95 करोड़ को लोन के फॉर्म में बांट देगा। और कितना पैसा अपनी बेइज्जती ना हो तो अपने पास रखेगा? 5 करोड़, बेसिकली 5%। बट हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है चिल्ड्रन, वो बोलता है 18% आपको रखना पड़ेगा कैश डिपॉजिट का परसेंटेज अपने पास, कि अगर लोग आते हैं तो एटलीस्ट आपकी बेइज्जती ना हो। तो सर दोनों में फर्क क्या है? भाई 8:30 बजे सब लोग घर के अंदर आ जाएं, ये दादाजी का रूल है, ये दादाजी का रूल है। बट अगर पापा मम्मी के साथ किसी पार्टी में आप गए हैं तो आप 10 बजे भी आएंगे तो घर में एंट्री मिलेगी, छत से कूदने की जरूरत नहीं है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कानून है जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल से बना, इसमें अगर चेंज करना है तो हमारे पार्लियामेंट की मेजोरिटी को यस बोलना पड़ेगा। बट सीआरआर को चेंज करना आरबीआई के हाथ में होता है, इसके लिए किसी भी सो कॉल्ड सुपीरियर पार्टी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा और बाकी का 95 करोड़ क्या कर देगा? लेंथ कर देगा जिन लोगों ने पैसा मांगा लोन के फॉर्म में। वन फाइन मॉर्निंग बैंक की ब्रांच ओपन हुई और पता लगा 8.5 करोड़ रुपए लोग विड्रॉ करना चाहते हैं। बट आरबीआई के अकॉर्डिंगली एसबीआई ने कितना पैसा रखा था बच्चों? कितने की शॉर्टेज हो गई? ये 3.5 करोड़ रुपए एसबीआई में टेक फ्रॉम पीएनबी फॉर अ पीरियड ऑफ से 4 days 1 week, कुछ भी होगा, 1 साल के अंदर होना चाहिए। दिस इज नोन एज इन द भाषा ऑफ बैंक इंटर बैंक कॉल मनी, आईबीसीएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में। व्हाट? और 4 दिन का पीएनबी वाले एसबीआई से इंटरेस्ट लेंगे। समझ में आ गया? अरे सर 4 दिन क्या होता है? 3.5 करोड़ रुपए का 4 दिन का इंटरेस्ट भी हजारों और
लाखों में आता है। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? तो ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारे पास इतना कैश आ जाए कि हमारी बेइज्जती ना हो। व्हाट इट? तो इट कुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ, यहाँ बच्चों बुकिश लैंग्वेज में 1 से 15 दिन लगा है, 3-3 4-4 महीने के लिए भी लेते हैं, बट हाँ वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। आई रिपीट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। फिर पीएनबी कहेगा भाई तुम्हें 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तुम तो लॉन्ग टर्म बोरो कर रहे हो हमारी भाषा में, बैंक के लिए तो 3 महीना भी लॉन्ग टर्म हो गया, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल रेट। व्हाट? इंटर बैंक कॉल रेट। कृपया करके इसको बैंक रेट से कंफ्यूज मत करिएगा, वो अलग होता है और ये अलग होता है। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल मनी? पक्का? 99.99% केसेस में चल रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं आती, क्योंकि अब बैंकों के पास बहुत पैसा होता है। इज दैट क्लियर? और एक सबसे बड़ी कहानी आपको बताऊं, 2-3 दिन तो ऐसे ही चल जाएगा। मतलब सर मैंने आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट में पैसा है, मैंने चेक काट के आपको दे दिया, आपने चेक अपने बैंक में लगाया, आपके बैंकर्स मेरे बैंक से कंफर्म करेंगे पैसा है ना, हाँ है, स्कैन करके चेक भेज देंगे, मेरा बैंक डिडक्शन अप्लाई करेगा 5 करोड़ का, आपका बैंक एडिशन। क्या वो इंटरनेट की तार से घूम घूम के पैसा चला जाएगा बीच से? नहीं सर, तार इतनी पतली है, नोट कैसे जाएंगे, गड्डी कैसे जाएगी पूरी? पाइप भी लगा देंगे ना तो भी फिजिकली पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा सर? सच्चाई बताओ, कंप्यूटर पे चढ़ाना ही तो है, कंप्यूटर पे चढ़ाना ही तो है। आरबीआई रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और आपका अकाउंट है कैनरा बैंक में, तो आरबीआई आईसीआईसीआई के डिपॉजिट से पैसा निकालेगा और कैनरा बैंक के डिब्बे में डाल देगा। कैनरा बैंक भी तो ढेर सारे ट्रांजैक्शन दिन भर में कर रहा है, ढेर सारे लोग उसके यहाँ पैसा जमा करने आ रहे हैं, उसी में से 5 लाख आपको पकड़ा देगा। तो रियलिटी में फिजिकल ट्रांसफर मनी का उतना तेज नहीं होता जितना आपको लगता है ट्रांसफर होने में। तो आपने 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किया, गूगल पे किया आपने, तुरंत पैसे आपके मोबाइल से कट के टेलीकॉम कंपनी के पास चले गए, क्या फिजिकली पैसा गया चिल्ड्रन? नो। तो आपके अकाउंट में अगर 499 का रिचार्ज हो रहा है तो 499 आपके अकाउंट से कमर्शियल बैंक माइनस करेगा, ये इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक आरबीआई को भेजेगा। आरबीआई जो पैसा कमर्शियल बैंक का वहां पे जमा है उसमें से पैसे काटेगा और रिलायंस जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का अकाउंट जिस बैंक में होगा आरबीआई उसमें पैसे प्लस कर देगा। जब रियलिटी में पैसे की शॉर्टेज होगी, आई रिपीट रियलिटी में पैसे की शॉर्टेज होगी, तब हम आरबीआई से पैसा विड्रॉ कर लेंगे। क्लियरिंग फंक्शन ऑफ बैंक। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं, बिकॉज जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है या है भी बट क्लियरिंग फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। दिस इज एसबीआई चिल्ड्रन एंड दिस इज पीएनबी। एसबीआई में 2 लोगों का अकाउंट है, ए एंड बी, और पीएनबी में 2 लोगों का अकाउंट है, सी एंड डी। सुनाई पड़ रहा है? ध्यान दीजिएगा। ए हैज टू पे सम मनी टू सी एंड डी हैज टू पे सम मनी टू बी। कितना? मान लीजिए डी ने 25,000 रुपए देना है बी को और ए ने 9,000 रुपीज देना है सी को। सुनाई पड़ रहा है? ए के अकाउंट में 3 लाख रुपीज है, बी के अकाउंट में 6 लाख, सी के अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़ा है और डी के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। अब जब पैसे का लेन देन होगा, हाउ थिंग्स वुड बी गोइंग, ध्यान से सुनिएगा। हाउ मच मनी चिल्ड्रन ए हैज टू पे टू सी? 9,000। तो एसबीआई ए के अकाउंट में कितना पैसा कम कर देगा और पीएनबी वाले सी के अकाउंट में कितना ऐड कर देंगे? कंप्यूटर में चढ़ गया है, कंप्यूटर में चढ़ गया, बुक्स में एंट्री हो गई, बट फिजिकली बच्चों अभी पैसा एसबीआई से पीएनबी नहीं आया। आई रिपीट, अभी पैसा एसबीआई से पीएनबी नहीं आया। आपकी बर्थडे है, 100 चॉकलेट्स आपने खरीदी, सुबह स्कूल ले गए, पापा ने पूछा कहाँ गई चॉकलेट, मम्मी ने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड, बट अभी रियलिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, बट अथॉरिटेटिवली वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आ गए। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? डी हैज टू पे मिस्टर बी हाउ मच मनी चला? 25,000। एसबीआई वाले बी के अकाउंट में कितना प्लस कर देंगे? 25, और यहां से माइनस कितना कर देंगे? 25। तो अब सो कॉल्ड मिस्टर सी के अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 4,09,000। और इसके अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 75,000। तो पीएनबी में चिल्ड्रन 9,000 आया और 25,000 गया, नेट पीएनबी में कितना गया?
गॉट इट क्लियर? कितना गया? 16। एसबीआई से 9 निकला और 25 आया, नेट कितना प्लस हुआ? इतनी बात सबको समझ में आई? अब बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। हु इज द अल्टीमेट फादर ऑफ ऑल बैंक्स? आरबीआई। आरबीआई के पास एसबीआई के भी ढेर सारे पैसे पड़े हैं एज वेल एज पीएनबी के भी। एसबीआई के आरबीआई के पास चिल्ड्रन 3000 करोड़ रुपए पड़े हैं और पीएनबी का कितना पैसा पड़ा हुआ है? 900 करोड़। अल्टीमेटली इस पूरी हरकत में आरबीआई क्या करेगा? 16,000 रुपए एसबीआई के डिपॉजिट में प्लस कर देगा और पीएनबी के डिपॉजिट से 16,000 रुपए निकाल लेगा। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो एसबीआई का आरबीआई के पास 3,000 करोड़ रुपए में 16,000 रुपए प्लस हो गए और पीएनबी से माइनस हो गए। फिजिकली पैसे का मूवमेंट नहीं होता है, तो सर फिर ए और बी के पैसे का लेन देन कैसे होगा? इस कहानी को भी समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी टू अंडरस्टैंड? एसबीआई के पास नेट क्या प्लस हो रहा है चिल्ड्रन? 16। तो एसबीआई क्या करेगा? 9,000 रुपए निकालेगा मिस्टर ए के अकाउंट से। किसके अकाउंट से? और किसको दे देगा? बी को। कितना दिया इसने? 9,000। कितना दिया? 9,000। पीएनबी 25,000 रुपए किसके अकाउंट से निकालेगा? डी के अकाउंट से। उसमें से 9,000 किसको दे देगा? सी को। और 16,000 रुपए पीएनबी किसको दे देगा? एसबीआई को। एसबीआई को देने नहीं जाएगा रियलिटी में, पीएनबी विल गिव दिस मनी टू आरबीआई। आरबीआई एसबीआई की गुल्लक में इतने पैसे जोड़ देगा और जब एसबीआई को जरूरत पड़ेगी वो आरबीआई से फिजिकल कैश मंगवा लेंगे। और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो एसबीआई में ब्रांच में दिन भर ढेर सारे पैसे आते हैं, उसी में से 16,000 इनको और दे दिया जाएगा। तो 9,000 तो ए के अकाउंट से निकल के बी के अकाउंट में चला गया, बाकी जो डेली बैंकिंग का पैसा आ रहा है उसमें से चला जाएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बैंक गए, 1,00,000 रुपए दादाजी ने आपको बर्थडे का गिफ्ट दिया, आपने बैंक में जाके अपने अकाउंट में जमा कर दिया। आपके पीछे लाइन में कोई आदमी लगा था, वो बैंक से लोन लेने गया, बैंक मैनेजर ने वही पैसा उसको दे दिया। आप लड़ाई कर लेंगे, मेरा पैसा क्यों दे रहे हो? ये मेरा पैसा है, ये रखो, दूसरा वाला दो। अरे आपका पैसा रखा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये रिकॉर्ड्स की बात है। लॉजिक अंडरस्टूड? तो इसी केस में व्हेन पीएनबी इज सपोज टू मेक द पेमेंट बट इनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो ये कांटेक्ट करेंगे एसबीआई को, एचडीएफसी को, किसी दूसरे बैंक को। और अगर कोई भी नहीं दे पाएगा तो अल्टीमेटली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आरबीआई। और आरबीआई फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको आप रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। खोपड़े में बात गई। तो एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल रेट। इंटर बैंक कॉल रेट। बट जब दूसरा बैंक हमको हेल्प नहीं कर पा रहा, हमको आरबीआई के पास ही जाना पड़ेगा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये क्लियरिंग फंक्शन है। आप इसको और अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो, मतलब ये भी मैंने थोड़ा जरूरत से ज्यादा बता दिया है, मैक्रो की प्लेलिस्ट में बच्चों आपको बैंकिंग के कुछ वीडियोस मिलेंगे, तो उसमें आप आरबीआई के फंक्शंस को एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसा ही मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है। गॉट इट? तो इफ आई गो टू बैंक, मेरे बैंक में मेरे 50,000 रुपए जमा है एंड आई पुट माई कार्ड इन टू द एटीएम मशीन कि भाई मेरे को 10,000 चाहिए, क्या एग्जैक्टली वही नोट होगी जो मैंने जमा कराई थी? वो नोट तो पता नहीं कहाँ चली गई। ये 10,000 हो सकता है आपने अपने अकाउंट में जमा करा, वो मेरे को मिल रहा है। तो रियलिटी में पैसे का फिजिकल ट्रांसफर तभी होता है जब एक्चुअल शॉर्टेज होती है, एल्स बस कंप्यूटर पे चलता रहता है सब कुछ। गॉट द कंटेंट क्लियर? चलिए, सबने लिख लिया? समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड दिस? चलिए, कमर्शियल और ट्रेड बिल्स क्लास 11 में पढ़ा था ना? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। तो जब दो बिजनेसमैन आपस में बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं और उनको एक दूसरे पे फेथ नहीं होता, तो क्रेडिटर एक कागज का टुकड़ा साइन कराता है डेटर से, जहां पे डेटर बन जाता है ड्रॉई और क्रेडिटर बन जाता है ड्रॉर, और वो ड्रॉर उस कागज के टुकड़े को बैंक से जाके डिस्काउंट करा लेता है। आपने एंट्री पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल्स टू बिल रिसीवेबल, तो दैट इज ऑल्सो मेंट फॉर शॉर्ट पीरियड। और अगर आपने गौर फरमाया हो, जब हम क्वेश्चंस करते थे क्लास 11 में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ड्यू डेट 3 महीने के बाद आती थी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनली फॉर 3 मंथ्स। ऐसा नहीं सोचना है, बिल इज फॉर 3 मंथ्स, चेक इज ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट जरूरी नहीं कि वो 3 मंथ्स का हो। बट आजकल चेक में वैलिडिटी 3 मंथ्स हो गई है। अगर आपने आज किसी को चेक काट के दिया, लिया, और 3 महीने तक आप बैंक लेके नहीं गए, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम इनवैलिड। तो अब ये 3 महीना स्टैंडर्ड वैलिडिटी बना दी गई है। ओके,
ट्रेजरी बिल, यहाँ पे पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। कुछ ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के होते हैं, कुछ 365 डेज के और कुछ 180। सर फर्क क्या होता है? जो जितने कम ड्यूरेशन का होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम होगा। आप आरबीआई की वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो अगर 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी 3.8%। फॉर एग्जांपल 182 डेज का है, इट कुड बी 5.1। 365 डेज का है, इट कुड बी 6.9। मैं आपको एक बार एक्सेस करके दिखाता हूँ आरबीआई वेबसाइट। जस्ट होल्ड ऑन। दिस आरबीआई वेबसाइट मस्ट बी विजिबल टू ऑल। देखिए यहाँ पे ये लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट लिखा चल रहा। आंसर, सेविंग अकाउंट पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देगा, 1 साल से कम का अगर एफडी है तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा रिजर्व रेशियो। हम किस रेट की बात यहाँ पे कर रहे थे चलन, टी बिल्स की ना। जस्ट होल्ड ऑन, ये तो मार्केट ट्रेंड्स है। कॉल रेट्स के आगे देखिए बच्चों डैश लगा हुआ है, बोला ये सर डैश क्यों लगाया है? आरबीआई इसको डेली बेसिस पे अब चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं लिखी है। बट यहाँ पे आप ये डिपॉजिट रेट देख सकते हैं, बेस रेट 8.95 टू 10.10 है। मतलब कोई भी बैंक 8.95 से नीचे आपको लोन नहीं देगा। बट आप बोलेंगे नहीं सर, एक बैंक हमने देखा तो उसका एडवर्टाइजमेंट था 8.1% पे हाउस लोन ले लीजिए। सम लोन्स आर एक्सेप्शनल इन नेचर, सम लोन्स आर एक्सेप्शनल। बट सर इसका क्या मतलब है, 10.10 से ज्यादा पे भी हम लेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक का कॉस्ट अलग अलग है। किसी बैंक के खर्चे ज्यादा है, किसी के कम है। गॉट इट? तो ये आरबीआई ने एक सिर्फ इंडिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता व्हाट इज कॉल्ड एज कॉल मनी रेट, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है बिकॉज नाउ आरबीआई हैज द पॉलिसी ऑफ चेंजिंग इट एवरी नाउ एंड देन। तो समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेजरी बिल चलन? पक्का? इसमें आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, इशू एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। इशू एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ टी बिल, 10,000 रुपए का है। आप आइए मेरे पास, मैं हूं आरबीआई, ठीक है। मैं आपको ये कागज का टुकड़ा दे दूंगा जिसको टी बिल बोल रहा हूं, और आपसे लूंगा 9,300 रुपए। हाउ मच? और कहूंगा 365th डे पे चले आइएगा, ये कागज का टुकड़ा वापस दे दीजिएगा, आई गिव यू 10,000 बैक। तो 9,300 आपने मेरे को दिया एंड आई गिव यू बैक हाउ मच? 10,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ये 700 इंटरेस्ट ही माना जाएगा। व्हाट? इंटरेस्ट। सर इस पे ये क्यों लिखा है जीरो कूपन बॉन्ड? बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। आई डोंट थिंक सो कि आप आज से पहले या आज के बाद कभी भी इसको सुनेंगे। सबको नजर आ रहा है व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन विजिबल व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन? यस सर। क्या लिखा? Yes, sir. बिजनेस स्टडीज लिमिटेड इज अ कंपनी। फेस वैल्यू इज हाउ मच? 100 रुपी। बच्चे कहेंगे सर ये है क्या? बस देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। ये है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। क्या है ये? इट्स अ बॉन्ड। किसी जमाने में ऐसे कागज के टुकड़े बनाया करते थे और सो कॉल्ड इस पे कुछ कूपन्स होते थे। क्या होते थे बच्चों? कूपन्स। स्टूडेंट वुड आस्क कि सर ये कूपन कैसे होते थे? जस्ट लेटिंग यू नो, नॉट टू वरी। कभी फेट या फेयर वगैरह आपने विजिट किया हो तो परफोरेटेड होते हैं ना बच्चों, बीच में डॉट 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 कटा पिटा लगा होता है। समझ में आ गया? आप इसको टेयर करके दे सकते हैं। तो आपने खरीदा व्हाट इज कॉल्ड एज एक 100 रुपए का बॉन्ड। कितने का बॉन्ड खरीदा चलो? 100 रुपए का। और इस बॉन्ड पे आपको यहां पे लिखा हुआ है 8 8 8 8 8 एंड 8। पहले साल में आपने ये वाला कूपन यहां से टेयर किया, बैंक गए, बैंक को जमा कर दिया, बैंक ने कंपनी के करंट अकाउंट से 8 रुपए निकाल के आपको दे दिया, योर इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर ये वाला टेयर किया, थर्ड ईयर ये वाला, फोर्थ ईयर ये वाला, फिफ्थ ईयर ये वाला, सिक्स ईयर ये वाला। इसको ही इंटरेस्ट बोलते हैं। ये कूपन फाड़ फाड़ के बैंक को आप देते थे
और बैंक के पास अथॉरिटी थी, जो ये कूपन लेके आएगा हम उसको कैश कर देंगे। जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदा, अंदर 10 रुपीज का कूपन है, आप उसको टेयर करके देंगे किराने शॉप वाले को, वो आपके टोटल बिल में 10 रुपए कम कर देगा। डिजिटलाइजेशन हो गया, कूपन कोड बन गया, लिंक्स बन गए बेसिकली। नहीं तो ओरिजिनली बच्चों 91 से पहले जब डीमैट वगैरह का सिस्टम इंडिया में नहीं था, डिबेंचर और शेयर ऐसा ही होता था, इस पे नीचे कूपन लगे होते थे। शेयर पे नहीं होता था बिकॉज हर साल रेट ऑफ डिविडेंड विड बी डिफरेंट, बट डिबेंचर पे तो फिक्स था, तो ऐसे कूपन लगे होते थे। इसीलिए इनको हम सो कॉल्ड रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, कूपन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली कूपन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिजिटलाइजेशन आ गया, सारी बकवास खत्म हो गई। लॉजिक अंडरस्टूड? लाइक आपने तो नोट देखा अपनी जनरेशन में, क्या आप बिलीव कर सकते हैं बच्चों आपकी अगली जनरेशन कागज के नोट देखेगी? नो। लाइक माई जनरेशन सॉ 25 पैसा कॉइन एंड इवन यूज्ड इट, हमने 25 पैसे का कॉइन इस्तेमाल भी किया हुआ है, बट क्या आपने कभी इस्तेमाल किया? नो। तो आपकी अगली जनरेशन को जब आप बोलेंगे ना हमारे जमाने में नोट आया करते थे, वो क्या बोलेंगे? ये बुढ़ा बुढ़िया सटक गए दिमाग से, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, इनको भूत ऊत चढ़ गया है। तो योर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन विल से लाइक दिस। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो वो कहेंगे अरे पेमेंट मैं तुरंत गूगल पे करता हूँ ना। गॉट इट क्लियर? कितने ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बेचारे परेशान हो जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक 500 का नोट ही नहीं देखा गांधी जी का। सेल तो 50,000 की हो गई है, बट नोट देखा ही नहीं। और जब आप वो जेब से पैसे निकाल के किसी को पे करते हैं ना, तो खर्च करने का एहसास अलग होता है। गूगल पे में वो एहसास तभी अच्छा लगता है जब कैशबैक आता है। सो पीपल अंडरस्टूड? तो जैसे ये कूपन खत्म होके परसेंटेज या डिजिटल बन गया, वैसे ही आने वाले 5-10 साल बाद में हो सकता है आपको करेंसी जरा भी नजर आए ही ना, ओनली डिजिटल करेंसीज वुड बी देयर चिल्ड्रन। समझ में आ गया? चलिए, कूपन समझ में आ गया कैसा होता है? पक्का? तो मैक्सिमम टीचर्स तो ही बताएंगे कूपन का मतलब इंटरेस्ट, बट रियलिटी में कूपन ऐसे लगे होते थे। पूछेगा पापा में जाके, दे विल टेल यू, क्योंकि उन्होंने जमाना देखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये अनसेक्योर्ड होता है। अनसेक्योर्ड मतलब अगर आपने पैसे दिए और वो पार्टी भाग गई तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। इसलिए इंडिया में एज पर सेबी गाइडलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करना अलाउड ही नहीं है। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की है। बट लॉजिक यही है, इट इज एन एफडी बेसिकली, और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होती है, बट इंडिया में अलाउड नहीं है। 2 रीजन मैंने पहला आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड इज दिस चिल्ड्रन। समझ में आ गया? टाइम पीरियड, सबका टाइम पीरियड याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू में यही पूछेंगे आपसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब आप किसी को भी दे सकते हैं, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हो नाम आप ही का लिखा है, तो वो पर्सन अपनी ओनरशिप कैसे प्रूव करेगा? एंड एट लास्ट वी हैव कमर्शियल पेपर। इट इज एग्जैक्टली एज सेम एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। द ओनली डिफरेंस इज वो डिबेंचर की कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा बहुत शेयर की कैटेगरी में आता है, बोल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स इशू कर सकते हैं, बट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज नहीं इशू करती जनरली। कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो अगर इंडियन रेलवेज को पैसा चाहिए अनसिक्योर्ड डिपॉजिट में, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देंगे, बट रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, इनको पैसे चाहिए तो दे विल इशू व्हाट? कमर्शियल पेपर। अंडरस्टूड दिस? तो दोनों में आपको सारी चीजें सेम नजर आ रही होंगी। ये भी फ्रीली नेगोशिएबल 15 दिन से 1 महीना, ये भी सो कॉल्ड 14 दिन से 365 दिन, और फ्री नेगोशिएबल दोनों सेम है। जैसे शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस होता है, सॉरी, डिबेंचर और बॉन्ड का डिफरेंस होता है। बॉन्ड इज इशूड बाय गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस, बट डिबेंचर इज इशूड बाय सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी, तो रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इन्हें अगर लोन चाहिए तो ये आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, बट अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देगी। तो सिमिलरली अनसिक्योर्ड है, फ्रीली नेगोशिएबल है, 15 दिन से 1 साल के बीच में हम बोरोइंग कर रहे हैं आपसे, हम है गवर्नमेंटल एंटरप्राइज, तो व्हाट पेपर वी विल बी गिविंग यू? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड इफ वी आर अ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी, देन वी विल गिव यू कमर्शियल पेपर। समझ गए बात को? पक्का? चलिए, सो प्लीज पुट दिस हेडिंग चिल्ड्रन। मनी मार्केट की कहानी तो समाप्त हो गई। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। सो एक जमाने में कभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई एम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, बट आई एम फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मनी, व्हाट आई विल डू?
I will enter into partnership with somebody. But a partner can only contribute just a couple of lakhs of crores of rupees, not much more. I need thousands of crores. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Certain governmental regulations would be imposed upon us. 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, इस तरह से 1000 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लिया. अब पब्लिक का उसके अंदर पैसा लगा है फॉर अ कॉमन पर्पस. सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. याद होगा तो सबको? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैंने अपना शेयर अनंत अंबानी को दिया हुआ था, 100 रुपए फेस वैल्यू थी. फर्स्ट ईयर के एंड में हमने भाई साहब को 16 रुपए डिविडेंड भी दे दिया. व्हाट इज 16 रुपी एज अ परसेंटेज ऑफ 100? 16%. बैंक की एफडी तो 7%, 8% भी नहीं देती ठीक से, 16% मिल रहा है. अनंत अंबानी जी की दोस्ती थी जो बिडेन के भतीजे के साथ, वो भी इंडिया में ही पढ़ रहा था. कह रहा है आनंद भाई मेरे को भी शेयर दिलवा दो अपने सर की कंपनी में. उसने कहा भाई सर को तो अब और पैसे नहीं चाहिए, तो एक काम कर तू मेरे से खरीद ले. अनंत अंबानी भाई साहब ने 100 रुपए का शेयर जो बिडेन के बेवकूफ भतीजे को 140 रुपए में चिपका दिया, मतलब बेच दिया. समझ में आई बात? बट कहां पे बेचेगा? चाट के ठेले पे, मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग में, एप्पल के स्टोर में? नो. इन अ प्लेटफॉर्म, एट अ प्लेटफॉर्म का रेलवे प्लेटफॉर्म सिस्टम जहां पे ये हरकतें होती हैं. OLX, Amazon, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए एक अलग बाजार है और इस बाजार को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार या सिक्योरिटीज मार्केट. तो जब कंपनी सो कॉल्ड लोगों से पैसे लेती है, उनको ओनरशिप देती है, दे बिकम द होल्डर्स, द ओनर्स ऑफ द कंपनी. द सिक्योरिटी इज नोन एज अ शेयर एंड द एक्सचेंज इज डन इन अ सिस्टम, क्योंकि कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, इन अ सिस्टम. एक तरीका है ये, इस तरीके को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. तो आपने कल सवेरे न्यूज़पेपर खोला, आपको नजर आ गया DLF का IPO आया है. IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर. आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ये प्राइमरी मार्केट है. जिन लोगों को शेयर्स कंपनी से नहीं मिल पाए, वो भी खरीदना चाहते हैं, वो अलग जगह पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इट इज सेकेंडरी मार्केट. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो मान लीजिए कि भाई दीपावली में many people have a fascination of buying gold coins and silver coins. ढेर सारी भीड़ लगी थी तनिष्क में. 2000 कॉइन्स तनिष्क के शोरूम ने बेचने थे और शाम को 4 बजे तक धनतेरस वाले दिन सब बिक गए. हम तो गए, हमें मिला ही नहीं. हम क्या करेंगे? कहीं और से खरीद लेंगे. जिन लोगों ने खरीदा उनसे खरीद लेंगे, सेकेंड हैंड मिलेगा ना हमको. तो कॉइन सेकेंड हैंड घिसा पिटा हो सकता है, बट शेयर कभी घिसा हुआ नहीं होता. लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो डायरेक्टली कंपनी से इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे, प्राइमरी मार्केट. करंट इन्वेस्टर से न्यू इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा, इट इज सेकेंडरी मार्केट. ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग सेलिंग टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट. समझना क्या? तो इंडियन रेलवेज ने एक नई ट्रेन लॉन्च की, वंदे तेजस. व्हाट? तेजस का किराया भी भयंकर, वंदे भारत का भी भयंकर. सरकार का तो लूटना है कायदे से पब्लिक को. समझ में आ गया? वंदे तेजस ट्रेन लॉन्च कर दी. गवर्नमेंट ने IRCTC को टोटल सीट्स बता दी. भाई ट्रेन में 4000 है. कितनी? 4000. अच्छा थोड़ा ज्यादा बोल दिया. 600 सीट है मान लीजिए. आप 500 सीट पे बुकिंग करिए, बाकी 100 पे हमारे MP MLA ये सब ट्रैवल करेंगे. तो गवर्नमेंट ने 500 सीट्स IRCTC को बेची. अब आप IRCTC से खरीद रहे हैं, तो आपका जो IRCTC का लॉगिन पोर्टल है वो सेकेंडरी मार्केट हो गया. समझ में आ गया? IRCTC ने इंडियन रेलवे से एलोकेशन लिया, वो प्राइमरी मार्केट. तो आपने चेयर खरीदी XYZ फर्नीचर स्टोर से, प्राइमरी. मैंने आपसे वो चेयर खरीद ली, इट इज सेकेंडरी. जैसे OLX होता है ना, OLX में सिर्फ सेकेंड हैंड सामान ही बिकता है. इज दैट क्लियर? जो क्लास रेगुलर नहीं करे, मैं सोच रहा हूँ उनको OLX पे बेच दूं जाके. गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं समझे बात को? ओके. तो सेकेंड हैंड मार्केट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज. खोपड़े में बात गई? चलिए, तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, अगले लेक्चर में इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन. तो क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा. और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा. अगर आपके हाथ काम कर रहे हो, पोलियो ना हो गया हो.